चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज एक नया सब्जेक्ट। आप लोगों की हिम्मत की मैं फिर से दाद देता हूँ। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग सच में। आपकी जगह मैं होता मुझसे तो ना पढ़ा जाता। बैक टू बैक ऐसे तीन तीन सब्जेक्ट। पता नहीं आप लोग कैसे समझ पा रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चों की समस्या थी कि सर एनआई एक्ट की वीडियो अभी तो नोट्स भी नहीं बनाए थे या जो भी मिल जाएंगी, आप घबराओ मत, ठीक है। एनआई एक्ट की वीडियो आपको मिल जाएंगी, वो पब्लिकली हो जाएंगी, प्राइवेट प्राइवेट जो भी कर दी होगी। मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा इन लोगों से जो मेरी टीम है। असल में मेरा स्टेटस यहाँ पे केवल लेक्चर देने का है, बाकी कोई और ही चला रहा है इस कोचिंग को, तो मैं तो विजिटिंग लेक्चरर हूँ यहाँ पे। लेक्चरर भी कहे का मास्टर हूँ, सीधा साधा सा पढ़ा रहा हूँ आपको, बस जितना मुझ पे आता है। तो आप पढ़ते रहिए धैर्य रखते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया सब्जेक्ट आज। द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। भारतीय न्यास अधिनियम 1882। ये अधिनियम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, अदर स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अलावा यूपी पीसीएस जे और यूपी एचजेएस में भी आता है। यूपी पीसीएस जे में केवल मेंस में पूछा जाता है, और यूपी के एचजेएस में प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है। बिहार में आप इसकी स्थिति देख ही रहे हैं। इसके अलावा अदर स्टेट्स में भी ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन चूंकि बिहार में हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, इसलिए मेंस के हिसाब से तो नहीं पढ़ रहे हैं, प्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं। बट फिर भी यदि हम केयरफुली इसे पढ़ेंगे, ध्यान लगा के पढ़ेंगे, तो काफी हद तक हम इस एक्ट को समझ पाएंगे। कुछ बेसिक चीजें आज की क्लास में। इस एक्ट में टोटल 9 चैप्टर्स दिए गए हैं। द एक्ट is divided into 9 chapters, which contains total 96 sections and one schedule. 9 अध्याय, 96 धाराएं और एक अनुसूची इस अधिनियम में दी गई है। यदि हम चैप्टर्स की बात करें, चैप्टर फर्स्ट प्रिलिमिनरी चैप्टर है। प्रारंभिक धाराएं कुछ दी गई हैं, सेक्शन 1 2 3, 1 से 3 तक। चैप्टर 2 की बात करें तो ट्रस्ट के सर्जन के विषय में है, न्यास के सर्जन के विषय में, ऑफ क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। न्यास का गठन या सृजन कैसे होता है, ये सेक्शन 4 से लगा के 10 तक दिया गया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर।
यहाँ से हिट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एकदम हिट करते हैं। यदि आप यूपीएचजीएस का पेपर देखें, अभी जो मेंस के हुए 2019 में 3 बार एग्जाम हुआ, तो लगातार यहीं से सवाल पूछा गया, 10 नंबर का सवाल, सेक्शन 4 to 10। और यदि आप प्रीलिम्स के पेपर्स देखते हैं तमाम तमाम स्टेट्स के, तो आपको देखने को मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पुट इन सेक्शन 4 to 10। चैप्टर 3, 4 एंड 5 ट्रस्टी के बारे में। इंडियन ट्रस्ट एक्ट पढ़ रहे हैं सबसे पहले, प्रारंभिक धाराएं, फिर उसके बाद न्यास का सर्जन कैसे होता है, और फिर न्यासी के बारे में, ट्रस्टी के बारे में, तीनों चैप्टर। पहले चैप्टर में राइट एंड पावर्स बताई गई हैं ट्रस्टी की, राइट्स एंड पावर्स ऑफ ट्रस्टी। चैप्टर 4 में डिसेबिलिटीज बताई गई है। चैप्टर 3, 4, अच्छा इसमें ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज है, ये चैप्टर 4 है। गलत लिखा गया, मैं काट नहीं रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ उसको। चैप्टर 3 में ऑफ ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी। न्यासी के कर्तव्य एवं दायित्व, ये अध्याय 3 में बताए गए हैं। पहले उसकी ड्यूटीज का वर्णन किया गया, फिर उसके राइट्स के बारे में, और फिर उसके डिसेबिलिटीज के बारे में, निरुग्यताओं के बारे में, ऑफ द डिसेबिलिटीज ऑफ ट्रस्टी। न्यासी की निरुग्यताओं के बारे में। चैप्टर 3 में अधिकार, सॉरी कर्तव्य, दिमाग काम नहीं कर रहा भाई, कर्तव्य एवं दायित्व। एक न्यासी के ऊपर इस एक्ट के माध्यम से क्या क्या ड्यूटी इम्पोज की गई है, क्या क्या उसके उत्तरदायित्व है। चैप्टर 4 में उसके अधिकार क्या है और कर्तव्य क्या क्या है, और चैप्टर 5 में उसकी निर्योग्यता है। ऐसे ही आपके याद भी होंगे कि पहला चैप्टर प्रारंभिक, दूसरा चैप्टर ट्रस्ट के सर्जन के विषय में है, और बाकी बाद के, फिर उसके बाद जो दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा 3 चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर है ट्रस्टी के बारे में। और ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, DRD। एक आपने ऑर्गेनाइजेशन सुना होगा, DRDO, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस फॉर्मूले से याद कर लीजिए। यदि बात सेक्शंस की करें तो सेक्शन 11 to 30 यहाँ पर आएगा चैप्टर 3 में। 31 to 45 तक चैप्टर 4 में दिया गया है, और 46 से 54 तक चैप्टर 5 में दिया। उसके बाद लिखा है कि भाई न्यासी का जो पद है वो कैसे समाप्त हो जाएगा। न्यासी का पद कैसे रिक्त होगा, ऑफ वेकेटिंग द ऑफिस ऑफ ट्रस्टीज, चैप्टर 6 में।
ये भी ट्रस्टी के बारे में। ऑफिस, जिसे मैं कह रहा हूँ DRDO, एक फॉर्मूला बन जाता है DRDO का, है ना। जैसे इसरो आप पढ़ते हैं, नासा पढ़ते हैं, ऐसे ही DRDO भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डी से ड्यूटी, आर से राइट, डी से डिसेबिलिटी, ओ से ऑफिस, ऐसे याद कर लीजिए। तो ऑफ वैकेटिंग द ऑफिस ऑफ ट्रस्टीज। न्यासी का पद कैसे रिक्त होगा? न्यासी का पद कैसे या कब रिक्त होगा? ये आपका 50। अरे गलत लिख रहा हूँ क्या मैं? गलत लिख रहा हूँ आई थिंक। फिर से एक बार देखो, गलत लिखा गया शायद कुछ। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे चैप्टर 6 गलत लिखा। मतलब दिमाग थक गया मेरा भी, आप लोगों का ही नहीं, मेरा भी हो रहा है यही काम। कोई बात नहीं, घबराइएगा मत। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको अभी तक बताई जा चुकी है। चैप्टर नंबर 2 इज मच इम्पोर्टेंट इन कंपैरिजन ऑफ अदर चैप्टर्स। चैप्टर 6 है राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ बेनिफिशियरीज के बारे में। ये 3 चैप्टर ट्रस्टी तक हैं, बस ये 3 चैप्टर, यहाँ से आप नहीं पढ़ेंगे। राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ बेनिफिशियरीज, हिताधिकारियों के क्या अधिकार हैं, क्या उत्तरदायित्व हैं, ये बात आपको 55 से लगा के 69 तक मिलेंगे। और चैप्टर 7 में आप पढ़ते हैं ऑफ वैकेटिंग द ऑफिस ऑफ ट्रस्टी। ये पढ़ते हैं आप 70 से लगा के 70 से 76, 76, 70 to 76। चैप्टर 7 70 से स्टार्ट हो रहा है, 76 तक जाता है। 2 चैप्टर और बचते हैं ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्टीज। चैप्टर नंबर 8, न्यास कैसे समाप्त हो जाएगा, ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट। सतहत्तर से 79 तक 3 सेक्शन है। और लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 ऑफ सर्टेन ऑब्लिगेशंस इन द नेचर ऑफ ट्रस्ट। ये आपका 80 to 96। आप याद कीजिए, आप जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो वहां पर आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। लेकिन यदि आप उस चैप्टर का नाम संविदा विधि में पढ़ेंगे तो वहां पर संविदा कल्प न लिखा हुआ है संविदा के समान सृजित संबंधों के जैसे संबंध। उन संबंधों का वर्णन किया गया जो संविदा नहीं है लेकिन संविदा के समान है। यहाँ पर भी ऐसे दायित्वों के बारे में बताया गया है जो ट्रस्ट की प्रकृति के हैं, और ये है न्यास की समाप्ति।
ये एचजीएस के लिए मेंस का हिट सवाल है कि न्यास कैसे समाप्त हो जाता है। यदि मैं बात पीसीएसजे की करूं, यूपी पीसीएसजे की, तो चैप्टर 4 तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे प्री मेंस इंटरव्यू किसी भी स्टेट का हो, बट चैप्टर 3, 4, 5, 6 यहां से लगातार सवाल मेंस में पूछे गए हैं। यूपी पीसीएसजे, आप पुराने पेपर्स देखिएगा, यूपी जे मेंस में यहाँ से सवाल आए, सीधे सीधे सवाल बनते हैं। न्यासी के क्या अधिकार हैं, क्या शक्तियां हैं बताइए। न्यासी के क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व है, स्पष्ट कीजिए। न्यासी की क्या निर्योग्यताएं हैं, स्पष्ट कीजिए। एंड डिस्कस द राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ बेनिफिशियरीज। सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मैं बिहार प्रीलिम्स की बात करूं, बिहार मेंस में भी है ट्रस्ट इक्विटी एंड टीपीए इक्विटी एंड ट्रस्ट के नाम से एक पेपर मेंस में। यदि मैं बिहार प्री की बात करूं, तो चैप्टर 1, 2, 7, 8 and some sections of chapter 9 is important. उनमें भी सबसे ज्यादा चैप्टर नंबर 2 ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी लाइट में हम इस एक्ट को पढ़ेंगे बिहार प्रीलिम्स के हिसाब से, और देखेंगे क्या क्या चीजें हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। कुछ पॉइंट नोट करा रहा हूं आज, आप उन पॉइंट को नोट करिएगा अपने नोटबुक में, साथ साथ नोट बनाइएगा, क्योंकि फिर आपको वीडियो नहीं मिलने वाली। अब तो इन्फॉर्म कर दिया गया, आपको एनआई एक्ट की मिल जाएंगी। पहला पॉइंट है, द एक्ट अप्लाइज ओनली प्राइवेट ट्रस्ट, ओनली प्राइवेट ट्रस्ट। यह अधिनियम केवल प्राइवेट न्यासों पर लागू होता है। पहला हिट क्वेश्चन है। द एक्ट अप्लाइज ओनली टू प्राइवेट ट्रस्ट। जब हम न्यास के प्रकार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 20 प्रकार के ट्रस्ट हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे यदि हम बात करें तो 2-3 प्रकार के ट्रस्ट ऐसे आपको मिलेंगे। प्राइवेट ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट, लोक ट्रस्ट, धार्मिक ट्रस्ट, धर्मदाय ट्रस्ट, रिलीजियस और चैरिटेबल जिसे आप कहते हैं, धर्म के लिए, पुण्य के कार्यों के लिए, चैरिटी के वर्क के लिए, धर्म के लिए, सभी लोगों के लिए, या किसी विशिष्ट व्यक्तियों के समूह के लिए, अपनी संतानों के लिए जो ट्रस्ट बनाया गया, प्राइवेट ट्रस्ट। तो ये एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 अप्लाइज ओनली टू प्राइवेट ट्रस्ट। ये पब्लिक ट्रस्ट पे, या रिलीजियस ट्रस्ट पे, या चैरिटेबल ट्रस्ट पे, या प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट पे, या प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट पर लागू नहीं होता। कब से लागू हुआ? डेट ऑफ एनफोर्समेंट, लागू होने की तिथि, डेट ऑफ एनफोर्समेंट। आवाज नहीं आ रही क्या भाई?
जरा मैसेज लिख के बताओ, आवाज सुन पा रहे हैं कि नहीं मेरी? नो साउंड सर जी। आ रही है मेरी आवाज अब आपको? आर यू हियरिंग मी? ओके ठीक है। सीमा, नरेंद्र, वर्तिका, नेहा, सेनी, दीपा आ रही है। ओके, आदित्य, हितेश, यस। चलिए ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ, फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि यह एक्ट केवल प्राइवेट ट्रस्ट पर लागू होता है, न तो पब्लिक ट्रस्ट पर लागू होता है, न पब्लिक या प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट पे लागू होता है, न पब्लिक या प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट पे लागू होता है। और इसके लागू होने का दिनांक है 1 मार्च 1882। ये डेट आप पहले भी पढ़ चुके हैं किसी और अधिनियम की, कंफ्यूज ना हो इसलिए उसकी जगह इसे और इसकी जगह उसे लिख लीजिएगा। एनआई एक्ट कब से लागू हुआ था देख लीजिएगा जरा, इसका विस्तार, एक्सटेंट, होल ऑफ द इंडिया। ये पहले से ही पूरे भारत पे लागू होता है। जम्मू कश्मीर, सॉरी, जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से पूरे भारत पे लागू हो गया, आर्टिकल 370 की वजह से। वो डेट आपको याद है, 31/10/2019। सवाल ये भी उठता है कि यह कहाँ लागू नहीं होता, अभी भी यह कहाँ लागू नहीं होता। द एक्ट इज नॉट अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, उस पर यह लागू नहीं होता। एक बात, अंडमान और निकोबार आइसलैंड पर यह लागू नहीं होता, बट पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट पावर गिवन टू, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये याद रखने वाली बात है। जनरली पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो जिन हिस्सों पर ये लागू नहीं है वहां पर भी गजट में नोटिफिकेशन करके इसे लागू कर सकती है। बट इस एक्ट में पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू अप्लाई इट ऑन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। इसलिए बात विशेष है, आपको याद रखने की जरूरत है कि साहब जनरली ये अंडमान और निकोबार आइसलैंड पर लागू नहीं होता। परंतु यदि केंद्र की सरकार चाहे, यहाँ पर राज्य सरकार शब्द यूज नहीं है, जनरली राज्य सरकार यूज होता है, बट इस एक्ट में ये पावर वेस्ट की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को शक्ति निहित की गई है केंद्र की सरकार में। यदि केंद्र सरकार चाहे तो इस अधिनियम या इसके कुछ भागों को गजट में नोटिफाई करते हुए अंडमान और निकोबार आइसलैंड में भी लागू कर सकती है। इसके अलावा कुछ चीजों को सेविंग किया गया, सेव किया गया, लेकिन सेविंग के रूप में ना पढ़ते हुए फिर लिखेंगे यह अधिनियम किन किन पर लागू नहीं होता।
ये अधिनियम, यहाँ बात प्लेस की कर रहे हैं, स्थान की। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर लागू नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वहां पर भी इसको लागू कर सकती है, बट बात कर रहे हैं कि यह अधिनियम किन किन चीजों पर लागू नहीं होता या और किस कानून को प्रभावित नहीं करता, उन कानूनों को सेव कर दिया गया। तो लिखते हैं रूल्स ऑफ मोमडन लॉ एज टू वक्फ। पहली बात, सवाल आएगा 100% कभी हल्के में ले रहे हो, यहां से जो मैं चीजें लिखवा रहा हूं आपको ये सब। मुस्लिम विधि में वक्फ से संबंधित जो नियम है, पहली बात, मुस्लिम विधि में वक्फ से संबंधित जो नियम है वो ही लागू रहेंगे, उन पर इंडियन ट्रस्ट एक्ट लागू नहीं होगा। उसके लिए वक्फ एक्ट 1995 बना है, वक्फ वैलिडेशन एक्ट बना है, वक्फ एक्ट 1995 से पहले का भी है, 1956 का भी है। तो वक्फ के लिए अलग से कानून बनाया गया, उस पर इंडियन ट्रस्ट एक्ट लागू नहीं होता, उस पर मुस्लिम विधि के वक्फ के नियम लागू होते हैं। या यूं समझिए कि यदि आप बात हिंदू लॉ की करते हैं, तब आप नाम लेते हैं ट्रस्ट, और यदि आप बात मोमडन लॉ की करते हैं, तब उसी चीज को जिसे आप ट्रस्ट कह रहे हैं उसे आप कहते हैं वक्फ। बोथ आर सिमिलर, ट्रस्ट और वक्फ बोथ आर सिमिलर। जैसे आप मुस्लिम्स में गॉड का नाम लें तो उसे आप अल्लाह कहते हैं, और यदि हिंदुओं की बात करें तो आप उसे भगवान कहते हैं, कृष्णा कहते हैं, राम कहते हैं। केवल नाम का अंतर है, लेकिन कानून अलग है। मुस्लिम्स में वक्फ से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो वही होंगे जो मुस्लिम लोग हैं। सेकंड थिंग विच इज नॉट affected by this act, the mutual relations of the member। of undivided family as determined by customary or personal law। हिंदी में लिखिए, प्रथागत या व्यक्तिक विधि के अधीन संयुक्त परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध। प्रथागत अथवा प्रथा में जो मिले हमें, कस्टमरी जो रूल्स हैं, प्रथागत अथवा व्यक्तिक विधि या स्वीय स्वीय विधि भी कहते हैं, स्वीय हिंदी में पर्सनल लॉ को। प्रथागत अथवा व्यक्तिक विधि के अधीन संयुक्त परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों पर भी अधिनियम लागू नहीं होता। तीसरी चीज जिस पर यह अधिनियम लागू नहीं होता, थर्ड इज पब्लिक ट्रस्ट। लोक न्यासों पर भी यह अधिनियम लागू नहीं होता। उसके लिए अलग से कानून बना हुआ है। फोर्थ इज द प्राइवेट रिलीजियस और प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट।
मतलब कहने का है कि प्राइवेट ट्रस्ट पर तो एक्ट लागू होता है, लेकिन उसमें से भी प्राइवेट रिलीजियस और प्राइवेट चैरिटेबल को निकाल दो, तब जो प्राइवेट ट्रस्ट बचते हैं उन पर लागू होता है। प्राइवेट धार्मिक या प्राइवेट खैराती न्यास हिंदी में कहते हैं। इन पर भी ये लागू नहीं होता। ये लागू होता है प्राइवेट, PRIVATE, प्राइवेट ट्रस्ट माइनस प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट प्लस प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट। इस प्राइवेट ट्रस्ट में से ये चीज निकालने के बाद जो बचता है उस पर ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 लागू होता है, उस पोर्शन। यानी कि अपने व्यक्तिगत, एक व्यक्ति ने अपने बच्चों के लिए एक ट्रस्ट बना दिया, दैट इज ए प्राइवेट ट्रस्ट। वो ना तो धार्मिक है ना वो खैराती है, उस पर ये एक्ट अप्लाई कर जाएगा। और एक चीज और है जिस पर यह अधिनियम लागू नहीं होता, ट्रस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेस। ZES, टेकन इन वॉर अमंग द कैप्टर्स। जो कैप्टर्स हैं उनके बीच में आपको वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है जो आपने युद्ध में प्राप्त किया। आपने एक ट्रस्ट क्रिएट किया, जिस ट्रस्ट का आपने एक न्यास बनाया, जिस न्यास का उद्देश्य युद्ध में प्राप्त की गई संपत्ति को कैप्टर्स के बीच डिवाइड करना, तो उस ट्रस्ट पर भी ये अधिनियम लागू नहीं होता है। ये आपको याद रखिए। यदि प्लेस की बात करें, पूरे भारत पर लागू होता है छोड़कर अंडमान निकोबार को। और यदि और कानूनों की बात करें तो इन कानूनों को सेव किया गया है वक्फ से संबंधित मुस्लिम विधि के नियमों को, कस्टमरी या पर्सनल लॉ ने अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स के जो आपसी संबंधों को डिटरमाइन किया उन पर, पब्लिक ट्रस्ट पर, प्राइवेट रिलीजियस, प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट पर, ट्रस्ट जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्राइज, जो युद्ध में प्राप्त की गई संपत्ति है या प्राइज है उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया गया, उस पर भी ये एक्ट लागू नहीं होता। यहाँ से आपका 100% सवाल पूछा जाएगा बिहार प्रिलिमिनरी में। अगला नोट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द नेचर ऑफ, मीनिंग ऑफ ट्रस्ट। न्यास का अर्थ क्या है? न्यास का अर्थ है कॉन्फिडेंस, विश्वास। न्यास मतलब विश्वास। मैं आपको विश्वास करके आपको कोई चीज देता हूं किसी और के लिए, दैट इज ए ट्रस्ट। सवाल पूछा जाता है, पूछा जाता है कि साहब ट्रस्ट कैसे उत्पन्न होता है? द ट्रस्ट अराइजिंग आउट फ्रॉम कॉन्फिडेंस।
न्यास विश्वास से उत्पन्न होता है। इसका जन्म कहां से हुआ? इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इक्विटी। इसका जन्म साम्या से हुआ। ये सवाल बिहार पीसीएसजे में पहले आ चुके हैं, 2008 में, 2009 में, सब आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये डेवलप कहाँ हुआ? इट ओरिजिनेट एंड डेवलप। आप जान रहे हैं कि ये कहाँ से उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है? साम्या से उत्पन्न होता है। आपने हिंदी में लिखा कि यह साम्या से उत्पन्न होता है। आप जानते हैं कि साम्या का महत्वपूर्ण विकास कहाँ से हुआ है? इंग्लैंड से हुआ। तो इट ओरिजिनेट एंड डेवलप्ड इन इंग्लैंड। हालांकि रोम से इसका प्रारंभ हुआ था, बट बेसिकली कोर्ट ऑफ चांसरी कहाँ बने थे? आपने इक्विटी में पढ़ा, इंग्लैंड में। इक्विटी अपने चरम पे था, पीक पे था। कहाँ पे? इंग्लैंड में। 18th सेंचुरी में इक्विटी अपने पीक पे था इंग्लैंड में। तो साम्या की सबसे बड़ी देन ट्रस्ट को माना जाता है। साम्या की जितनी भी सिद्धियां हैं, द ऑल इंप्रूवमेंट्स ऑफ द इक्विटी, जितनी भी इंप्रूवमेंट्स हैं, जितनी भी सिद्धियां हैं, जितनी भी उपलब्धियां हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण, द इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस इज द ट्रस्ट। तो आप याद रखेंगे, ट्रस्ट का मतलब विश्वास से है। यह विश्वास से उत्पन्न होता है। इसका जन्म साम्या से हुआ और यह विकसित हुआ इंग्लैंड में। आपसे सवाल पूछेगा रोम में, इंग्लैंड में, भारत में, तो आपको याद रखना है ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ, कहाँ डेवलप हुआ? इंग्लैंड में। कुछ स्टेटमेंट या डेफिनेशंस आप कह सकते हैं, मैं उनका हवाला दे रहा हूँ, रेफर कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपसे सम स्पेसिफिक स्टेटमेंट और डेफिनेशंस आप कह लीजिए, परिभाषाएं, कुछ कथन अथवा परिभाषाएं जो आपसे पूछी जा सकती है, जो भी महत्वपूर्ण है मैं वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पहला है हेनबरी, नाम है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं ट्रस्ट इज द एसेंस एंड सेंटर पॉइंट ऑफ इक्विटी। ट्रस्ट इज द एसेंस एंड सेंटर पॉइंट ऑफ इक्विटी। हिंदी में लिखिए, न्यास कोमा, न्यास साम्या का सार एवं महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। कोर है, वाइटल पार्ट है। जैसे हमारे शरीर में कुछ वाइटल पार्ट्स होते हैं, हार्ट, माइंड, तो इसी तरीके से साम्या का हार्ट ट्रस्ट है। किसने कहा? हेनबरी ने कहा। इज द एसेंस एंड द सेंटर पॉइंट ऑफ द इक्विटी। मैटलैंड क्या कहते हैं? सेकंड थिंकर है मैटलैंड। कहते हैं द डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट हैज मोर इंपॉर्टेंस इन ऑल अचीवमेंट ऑफ इक्विटी। द डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट is very important या has
much importance in all achievement of equity. हिंदी में लिखिए साहब, साम्य की सभी उपलब्धियों में न्यास की खोज एवं विकास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। साम्य की समस्त उपलब्धियों में, समस्त सिद्धियों में, जो भी आपको लिखना है, उपलब्धि या सिद्धि, इंप्रूवमेंट, अचीवमेंट, कुछ भी लिख लीजिए। साम्य की सभी उपलब्धियों में या सिद्धियों में न्यास का सृजन एवं विकास सबसे महत्वपूर्ण है। मैटलैंड कहते हैं इस बात। नेक्स्ट देखिए साहब, स्ट्राहन क्या कहते हैं। थर्ड थिंकर है हमारे स्ट्राहन। STRAHAN। ये कहते हैं साहब, द होल सब्जेक्ट मैटर ऑफ इक्विटी, या ऐसे लिखिए, द ट्रस्ट इंक्लूडेड द ऑल सब्जेक्ट मैटर ऑफ इक्विटी। न्यास में साम्य की सभी विषय वस्तु सम्मिलित हैं। हिंदी में बोल रहा हूं, न्यास में साम्य की सभी विषय वस्तु शामिल है। स्मार्ट स्टडी कीजिएगा आप, सब्जेक्ट मैटर याद रखिएगा। सब्जेक्ट मैटर वाली बात किसने कही? स्ट्राहन ने। एस से स्ट्राहन और एस से सब्जेक्ट मैटर। प्रीलिम्स में आपको टिक मारना है, कोई आपको टॉप नहीं करना है। सेंटर पॉइंट किसने कहा? एसेंस किसने कहा? इस पॉइंट, इससे नाम इससे याद रखिएगा, हेनबरी ने कहा। ऑल अचीवमेंट ऑफ इक्विटी किसने कहा? मैटलैंड ने कहा। तो आप केवल एक एक वर्ड्स को पकड़िएगा, की वर्ड्स को पकड़िएगा और याद रखिएगा। नेक्स्ट थिंकर है हमारे स्टोरी। ये कहते हैं, ट्रस्ट इज ए इंपॉर्टेंट एंड ब्रॉड ब्रांच ऑफ इक्विटेबल जूरिस्प्रूडेंस। ट्रस्ट इज एन इंपॉर्टेंट एंड ब्रॉड branch of equitable jurisprudence। न्यास साम्यिक विधिशास्त्र की एक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत शाखा है। न्यास साम्यिक विधिशास्त्र की एक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत शाखा है। ये बात स्टोरी ने कही।
और नेक्स्ट एंड फाइनल एक और थिंकर है पोमेरॉय। पोमेरॉय, P-A-M-O-R-A-Y. The basic conception of trust is taken from Roman law. न्यास की मूल संकल्पना रोमन विधि से ली गई है। रोम की विधि क्या कहलाती थी आपको पता है? जस्ट सिविली। ये भी पूछा जा सकता है आपसे इक्विटी में, रोम की विधि को क्या कहते थे? जस्ट सिविली। न्यास की मूल संकल्पना रोमन विधि से ली गई है, ये पोमेराय का मानना है। अदरवाइज न्यास की उत्पत्ति कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। न्यास की उत्पत्ति किससे हुई? साम्या से हुई। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ स्टेटमेंट कहें, डेफिनेशंस कहें, जो भी आप समझें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सेक्शन 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 1 में वही नाम, प्रारंभ, विस्तार बताया गया। इसका नाम है द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। ये लागू हुआ 1 मार्च 1882 को। इसका विस्तार है संपूर्ण भारत में। जम्मू कश्मीर में यह भी 31/10/2019 से लागू हुआ। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से। अंडमान निकोबार द्वीप पर लागू नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे वहां पर भी लागू कर सकती है। इसके अलावा या कुछ अधिनियमों पर प्रभाव नहीं डालता है, कुछ कानूनों पर प्रभाव नहीं डालता है। वो आपने पढ़े मोमडन लॉ में, जो वक्फ के नियम है। पर्सनल या कस्टमरी लॉ में जो अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स के आपसे रिलेशन के संबंध में नियम है। लोक न्यास के विषय में जो रूल है। पब्लिक चैरिटेबल और पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट के बारे में जो रूल है। और जो युद्ध में संपत्ति प्राप्त की गई उसे प्राइज के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करने से संबंधित जो ट्रस्ट बनाया गया उस पर यह अधिनियम लागू नहीं होता। एक और महत्वपूर्ण नोट मैं आपको लिखवा रहा हूं। द नेचर ऑफ ट्रस्ट इज परपेचुअल। न्यास की प्रकृति शाश्वत होती है। मतलब सदैव सदैव के लिए। या यूं कहें कि हम द प्रॉपर्टी इन द ट्रस्ट ट्रांसफर्ड फॉर एन अनडेफिनिट पीरियड। न्यास की संपत्ति या न्यास में संपत्ति अनिश्चित काल के लिए अंतरित हो जाती है। टीपीए में आप पढ़ते हैं क्या? सेक्शन 14
रूल्स अगेंस्ट परपीचुटी, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, सेक्शन 14 रूल्स अगेंस्ट परपीचुटी, शाश्वतता के विरुद्ध नियम। ये आप पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, जो कहता है कि साहब परपीचुअल ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। आप ऐसा ट्रांसफर नहीं कर सकते कि प्रॉपर्टी हमेशा हमेशा के लिए किसी एक व्यक्ति की हो जाए, प्रॉपर्टी अनडेफिनेट पीरियड के लिए किसी एक व्यक्ति में वेस्ट हो जाए। सच ट्रांसफर इज वॉइड, ऐसा अंतरण शून्य होगा। बट वहां आप इसका एक एक्सेप्शन भी पढ़ते हैं कि कब परपीचुअल ट्रांसफर किया जा सकता है। कई सारे एक्सेप्शन है, बट वन एक्सेप्शन आप पढ़ते हैं सेक्शन 18 लोक लाभ के लिए, यानी कि ट्रस्ट बनाकर। ट्रस्ट होता ही परपीचुअल है, ट्रस्ट की नेचर हमेशा परपीचुअल होती है, शाश्वत होती है। वहां पर प्रॉपर्टी एक अनडेफिनेट पीरियड के लिए ट्रांसफर हो जाती है, और किसको मिलती है? तो द ऑनरशिप इन ट्रस्ट वेस्टेड इन गॉड, जिस भी नाम से आप पुकारें, भगवान में चली जाती है। मालिक कौन हो जाता है? स्वामित्व भगवान में निहित हो जाता है। ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है उसका स्वामित्व किसको मिल जाता है? भगवान में। और भगवान तो कहीं दिखाई नहीं देते, धरती पे तो आते नहीं है। तो जब धरती पे नहीं आएंगे तो फिर वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए प्रॉपर्टी एक जगह बंद के रह जाती है हमेशा। होता कुछ यूं है, सपोज दैट, मान के चलते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक एग्जांपल हम देखते हैं। ये मेरे पास 20 बीघा लैंड है, 20 बीघा जमीन है, भानु इसका ऑनर है, और मेरे कोई भी इशू नहीं रहा, कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, न बच्चे, न बीवी, न मदर, न फादर, न फर्स्ट क्लास ईयर्स, न सेकंड क्लास ईयर्स। तो जिसका कोई नहीं उसका तो स्टेट होता है यारो। आपने पढ़ा है राजगामित्व की प्रक्रिया, एस्टेट की प्रोसीडिंग्स, कि अगर कोई नहीं है तो मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी? स्टेट को चली जाएगी। मैं नहीं चाहता मेरी प्रॉपर्टी स्टेट को जाए, तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी का एक ट्रस्ट बनाया। इज दैट क्लियर? मैं हुआ ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। किसने क्रिएट किया ट्रस्ट? भानु ने। तो भानु कहलाया ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, यानी कि न्यास बनाने वाला, या कहें न्यास करता, जिसने न्यास किया, जिसने विश्वास किया। ट्रस्ट मतलब कॉन्फिडेंस। और जब मैंने ट्रस्ट बनाया तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी मैंने, और किसको ट्रांसफर करी? और ट्रांसफर भी क्या किया? इसका ऑनरशिप, स्वामित्व, मालिकाना हक। और किसको ट्रांसफर किया? गॉड को। तो मालिक तो इसका गॉड है, और गॉड तो कभी पृथ्वी पे आते नहीं है, और ये जमीन तो धरती पे रहने वाली है। तो भाई इसकी देखरेख कौन करेगा? तो उसके लिए मैंने एक व्यक्ति अपॉइंट कर दिया, ट्रस्टी, जो कहलाता है न्यासी। इज दैट क्लियर? यानी कि न्यासकर्ता ने विश्वास किया। ट्रस्ट इज ए कॉन्फिडेंस। न्यासकर्ता ने विश्वास किसमें किया? ट्रस्टी में। कि देखो भाई, ये प्रॉपर्टी का मालिक तो गॉड है, भगवान तो, ऑनर तो इसके ईश्वर है, बट आप इस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम,
को कहाँ यूज करेंगे, इसका यूज बता रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट, उद्देश्य क्या था न्यास का, टू प्रोवाइड द फ्री एजुकेशन ऑफ द पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने में इस संपत्ति की आय का आप प्रयोग करेंगे, ये इसका ऑब्जेक्ट हो। तो ट्रस्ट करता नहीं, द ऑथर ऑफ ट्रस्ट जो था उसने कॉन्फिडेंस किसमें दिखाया, ट्रस्ट, किस बाबत दिखाया कि भाई जो भी इनकम इस मेरी लैंड से होगी, 20 बीघा लैंड से, उसकी इनकम को आप यूज करेंगे, जो भी गरीब बच्चे होंगे उन्हें एजुकेशन उससे देंगे, एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रस्ट, यानी कि ट्रस्ट में कितनी पार्टी है, एक हुआ ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, न्यासकर्ता जिसने ट्रस्ट क्रिएट किया, एक जिसमें कॉन्फिडेंस दिखाया गया, दैट इज कॉल्ड द ट्रस्टी, एंड द थर्ड वन द पर्सन or persons for which trust is created, वे व्यक्ति जिनके लिए न्यास का सर्जन किया गया, दैट इज कॉल्ड द बेनिफिशियरीज, हिताधिकारी। ऑनर कौन है, गॉड है, ऑब्जेक्ट है ट्रस्ट का। और यदि ट्रस्ट किसी डीड के माध्यम से किया गया, दस्तावेज के माध्यम से किया गया है, तो वह न्यास की लिखत कहलाती है। ये ऐसे क्रिएट होता है, सिमिलरली ऐसे मुस्लिम्स में क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट चेंज होता रहेगा, न्यास का प्रकार बदलता रहेगा। अपने बच्चों के लिए है प्राइवेट ट्रस्ट, अपने बच्चों के धार्मिक कार्यों के लिए प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट, किसी अपने बच्चों या किसी विशिष्ट व्यक्ति के पुण्य के लिए है तो प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट, सभी के लिए है पब्लिक ट्रस्ट, सभी के धर्म के लिए है पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट। ऐसे इसका जैसे ऑब्जेक्ट चेंज होगा, या इसका प्रकार भी चेंज होता रहेगा। इज दैट क्लियर? बस एक सेक्शन और पढ़ लेते हैं, सेक्शन नंबर 3 पढ़ते हैं, 2 हमें नहीं पढ़नी है। सेक्शन नंबर 3 जिसमें डेफिनेशंस दी गई हैं और टोटल 10 टर्म्स परिभाषित है। 10 टर्म्स आर डिफाइंड। 10 शब्दों को परिभाषित किया गया है, ये आप याद रखेंगे। हिट सवाल है, पहले हर बार एग्जाम में पूछा गया बिहार में, यहां से क्वेश्चन क्या क्या शब्द हैं। पहला है न्यास, न्यास को परिभाषित किया, ट्रस्ट को। सेकंड टर्म है न्यासकर्ता, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। थर्ड है न्यासी, ट्रस्टी, मैनेजर जो है, देखरेख करने वाला व्यक्ति जो है। चौथा है जिनके लिए ट्रस्ट बनाया गया, बेनिफिशियरी, हिताधिकारी। पांचवा प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट, 20 बीघा लैंड, न्यास की संपत्ति। छठा बेनिफिशियरीज का जो हित है, इन गरीब बच्चों का जो हित है, उस हित को भी परिभाषित किया गया, जिसे कहा गया फायदा प्रद हित, बेनिफिशियल इंटरेस्ट, फायदा प्रद हित, बेनिफिशियल इंटरेस्ट। 7 नंबर पे अगर न्यास की कोई लिखत है, इंस्ट्रूमेंट है, दस्तावेज है, तो उसे परिभाषित किया गया न्यास की लिखत।
इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रस्ट। 8वें नंबर पे न्यास भंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कब कहा जाएगा कि ट्रस्ट का भंग किया गया? विश्वास किसमें किया गया था? ट्रस्टी में, न्यासी में। तो यदि किसी विधि के द्वारा न्यासी पर कोई कर्तव्य अधिरोपित किए गए हैं और न्यासी उन कर्तव्यों को नहीं करता है, तो कहा जाएगा कि उसने कॉन्फिडेंस को ब्रीच किया है, मतलब उसने ट्रस्ट को ब्रीच किया। 9वें नंबर पे है रजिस्टर्ड, पंजीकृत। और 10वें नंबर पे है भैया नोटिस, सूचना। और सूचना में दो प्रकार की सूचना, वास्तविक सूचना, आणविक सूचना। टीपीए में आप सूचना पढ़ते हैं सेक्शन 3 में, एक्चुअल नोटिस एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस। आप किसी तथ्य को वास्तव में जानते हैं तब कहा जाता है कि आपको उसका एक्चुअल सूचना है, लेकिन जो तथ्य आपको जानना चाहिए था वो आपने नहीं जाना। क्यों? क्योंकि आपने जानबूझकर उपेक्षा की, विलफुल नेग्लेक्ट किया आपने, या आप जानने से अलग रहे, तब कहा जाएगा कि आपको उस बात की सूचना है। कोर्ट से समन आया या कहीं से कोई लेटर आया, डाकिया लेके आया, आपने लेने से इनकार कर दिया, इसका मतलब आपको लेटर की सूचना है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो नोटिस में दोनों प्रकार की नोटिस दिया गया है। ये पहले पूछा जा चुका है, न्यास भंग, आई थिंक 2008 बिहार जे। न्यास भंग किस धारा में परिभाषित है? केवल धारा 3 है, जिसमें 10 चीजें परिभाषित हैं और सारी चीजें यहीं से जुड़ी हुई हैं, इस डायग्राम से। न्यास, ये पूरा न्यास, इसका एक करने वाला, न्यासकर्ता, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्टी, बेनिफिशियरीज, द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रस्ट, बेनिफिशियरीज का इंटरेस्ट, न्यास की यदि कोई लिखत है तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्टी ने यदि अपने कार्यों का पालन नहीं किया जो विधि ने कहा था करने के लिए, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, रजिस्ट्रेशन और नोटिस। These are the 10 terms which is defined in section 3. आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। न्यास के सृजन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, सेक्शन 4 to 10। इसे रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, बहुत आसान है, 4 से 5 सवाल आपके आते हैं बिहार जे में, आप सारे सवाल सॉल्व करोगे, डोंट वरी। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार फिर से आप लोगों को, और धन्यवाद बहुत बहुत।